Hello bankers, welcome back to Sure Increment. Today we will start part third of supply and demand. दो पार्ट हमने इसके पहले पढ़ चुके हैं. फर्स्ट पार्ट में हमने डिमांड के बारे में पढ़ा था, सेकंड पार्ट में सप्लाई के बारे में पढ़ा था, एंड नाउ थर्ड पार्ट में हम इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे. So friends, if you haven't subscribed to our YouTube channel yet, you must subscribe to our channel. And also, if you want study material regarding JIB, you should visit our channel, टेलीग्राम चैनल श्योर इंक्रीमेंट JIB. इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी ऐड किया हुआ है, वहाँ जाकर आप डायरेक्ट ग्रुप में ऐड हो सकते हैं और वहाँ से अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं. ऑल्सो वी आर ऑफरिंग JIB कंप्लीट कोर्स एट द प्राइस ऑफ ओनली 1450. सो यू मस्ट विजिट आवर टेलीग्राम ग्रुप. Our Telegram group name is Sure Increment JIB. टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहाँ से जाके भी हमारे कंटेंट को आप एक्सेस कर सकते हैं. कंटेंट में आपको मिलेगा क्या क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नोट्स मिलेंगे चैप्टर वाइज जो होंगे, आपको MCQs मिलेंगे, ये भी चैप्टर वाइज रहेंगे चारों बुक्स के. इसके अलावा आपको मिसलेनियस MCQs मिलेंगे सो दैट आप प्रैक्टिस कर सकें, एंड इसके अलावा आपको केस स्टडीज़ मिलेंगी. अगर आपको इन चीज़ों में से कुछ किसी चीज़ की भी रिक्वायरमेंट है सो प्लीज़ यू मस्ट विजिट आवर टेलीग्राम चैनल. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो. फर्स्ट टॉपिक इज इक्विलिब्रियम ऑफ सप्लाई एंड डिमांड. टिल नाउ वी हैव बीन कंसीडरिंग डिमांड एंड सप्लाई इन आइसोलेशन. अभी तक हमने क्या डिमांड को अलग पढ़ा था और सप्लाई को अलग पढ़ा था. ये फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा और सेकेंड पार्ट में हमने पढ़ा. We know the amount of goods that are willingly bought and sold at each price. We have seen that consumer demand different amount of apples, cars and computers as a function of the prices of these goods. हमने सप्लाई में देखा कि लोग कितना विलिंगली बॉट करना चाहते हैं एक पर्टिकुलर प्राइस पे, और डिमांड में ये देखा कि अलग अलग कमोडिटीज़ जैसे एप्पल्स, कार्स, कंप्यूटर्स, ये सब इनका जो डिमांड है वो प्राइस से कैसे फ्लक्चुएट होता है, कैसे ऊपर और नीचे जाता है. Similarly, producers willingly supply different amount of goods depending on their prices. और सिमिलरली जब सप्लाई में हमने देखा तो उस प्राइस पे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कितने अमाउंट ऑफ गुड्स सेल करना चाहते हैं उसे भी हमने डिटेल में पढ़ा. बट हाउ कैन वी पुट बोथ साइड्स ऑफ मार्केट टुगेदर. बट अब हमें ये देखना है कि अब हम डिमांड और सप्लाई को एक इकट्ठा कैसे एक टॉपिक में एक इक्विलिब्रियम में मेंटेन कर सकते हैं. द आंसर इज दैट सप्लाई एंड डिमांड इंटरैक्ट टू प्रोड्यूस इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी और मार्केट इक्विलिब्रियम. डिमांड और सप्लाई ऐसे फ्लक्चुएट करते हैं कि वो एक प्राइस पर आते हैं और उस प्राइस को हम इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं, जहाँ पे टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई बराबर हो जाती है. द मार्केट इक्विलिब्रियम कम्स एट द प्राइस एंड क्वांटिटी वेयर द फोर्सेज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड आर इन बैलेंस. ये जो हमने पढ़ा, जहाँ सप्लाई और डिमांड सेटिस्फाई हो जाती है उसी हम इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं. At the equilibrium price, the amount that buyers wants to buy is just equal to the amount that sellers want to sell. Equilibrium price पे क्या होता है कि जो buyers जिस अमाउंट पे बाय करना चाहते हैं उसी अमाउंट पे सेलर्स उस कमोडिटी को सेल करना चाहते हैं. ऐसे एक प्राइस को इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं. The reason we call this equilibrium is that when the forces of supply and demand are in balance, there is no reason for price to rise or fall as long as other things remains unchanged. अब इसे हम इक्विलिब्रियम इसलिए कहते हैं क्योंकि जब सप्लाई और डिमांड बैलेंस में होते हैं तो क्या होता है, किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ने और कम होने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है, वो स्टैग्नेट रहती है. ना तो वो बढ़ेगी इक्विलिब्रियम में, ना कम होगी, एज लॉन्ग एज कि बाकी चीज़ों को हम अनचेंज रखें, बाकी चीज़ों को चेंज ना करें. जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो रिमेन अनचेंज रहें, उनमें कोई चेंज ना आए. To find the market price and quantity, we find a price at which the amount desired to be bought and sold just match. If we try a price of ₹500 per box, will it prevail for long? अभी हम ये टेबल से समझते हैं कि इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे बनता है. अभी कह रहा है कि अगर हम ट्राई करते हैं कि एक बॉक्स को हम 500 रुपये में बेचें तो क्या वो ज़्यादा देर तक बिक पाएगा? बिल्कुल भी नहीं. यहाँ हम देखते हैं ए में देखते हैं कि जब एक बॉक्स 500 रुपये का बिक रहा है तो जो डिमांड है वो है 9 बॉक्सेस की, और जो सप्लाई हो रहा है वो 18 बॉक्स हो रहा है. जो डिमांड है वो कम है और सप्लाई ज़्यादा है. इसमें क्या होगा,
जब डिमांड कम होगी तो मार्केट में वो जो कमोडिटी है वो बढ़ती रहेगी तो सरप्लस हो जाएगी। अब कोई चीज़ सरप्लस होगी तो क्या होता है, उसकी वैल्यू कम करनी पड़ती है ताकि उसको मार्केट से ख़त्म किया जा सके, तो उसके ऊपर जो है प्राइस होगा वो डाउनवर्ड जाएगा। At rupees 500, producers would like to sell 18 million boxes per year, while demanders want to buy 9 million boxes। यही हमने जो टेबल में देखा कि डिमांड 9 है और जो सप्लाई है वो 18 है। The amount supplied at 500 exceeds the amount demanded and stock of apples pile up in the market। अब क्या है, जो अमाउंट सप्लाइड है वो ज़्यादा हो चुकी है डिमांड से, तो क्या होगा, जो एप्पल होंगे वो मार्केट में पाइल अप होना स्टार्ट हो जाएंगे। बिकॉज अ फ्यू कंज्यूमर्स आर चेजिंग टू मैनी एप्पल्स द प्राइस ऑफ एप्पल विल फॉल। बिकॉज क्या है, कंज्यूमर जो है वो डिमांड नहीं कर रहे हैं एप्पल की, तो इससे क्या होगा, जो एप्पल का प्राइस होगा वो नीचे गिर जाएगा। अब सेकंड देखते हैं डी में क्या है, जब बॉक्स का वैल्यू 200 है तो क्या है, डिमांड जो है वो 15 है। बिकॉज वैल्यू कम है तो डिमांड ज़्यादा हो गई है, लॉ ऑफ डिमांड जो हमने पढ़ा था। बट जो सप्लाई होगा वो 7 होगा, क्योंकि अगर कम प्राइस पे कोई कमोडिटी बिक रही है तो क्या होगा, जो प्रोड्यूसर्स होंगे उसमें कम इन्वेस्टमेंट करेंगे, कम रिसोर्स अप्लाई करेंगे, तो उसकी जो सप्लाई है वो भी कम होगी। अब इससे क्या मार्केट पे असर पड़ेगा कि अगर किसी कमोडिटी का जो डिमांड है वो 15 है, डिमांड ज़्यादा है और जो सप्लाई है वो कम है, तो इससे क्या होगा, मार्केट में वो कमोडिटी की शॉर्टेज हो जाएगी तो उसका प्राइस क्या होगा, अपवर्ड होगा, क्योंकि वो लिमिटेड है, लोग ज़्यादा परचेज करना चाहेंगे, तो वो क्या होगा, शॉर्टेज हो जाएगी। उस कमोडिटी की अमाउंट कम होने के कारण उसका जो प्राइस है वो ऊपर की तरफ जाएगा। लेट अस ट्राई एट रुपीज़ 200 पे हमने देखा, डज दैट प्राइस क्लियर द मार्केट, अ क्विक लुक एट रो डी शोज दैट 200 कंजप्शन एक्सीड्स प्रोडक्शन। अब इसमें क्या है, जो कंजप्शन है वो प्रोडक्शन को एक्सीड कर रही है, कंजप्शन ज़्यादा हो रही है। एप्पल बिगिंस टू डिसअपियर फ्रॉम द स्टोर एट दैट प्राइस। अब इसमें क्या होगा, जो एप्पल्स होंगे, जो ये कमोडिटी होगी, ये मार्केट में से गायब होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इसकी कंजप्शन बहुत तेज़ी से हो रही है। एज पीपल स्क्रैम्बल अराउंड टू फाइंड देयर डिज़ायर एप्पल्स दे विल टेंड टू बीट अप द प्राइस ऑफ एप्पल्स। अब ज़्यादा लोग उसे परचेज करना चाह रहे हैं क्योंकि डिमांड उसकी ज़्यादा है, तो क्या होगा, उसका प्राइस भी अपवर्ड जाएगा। तो एक तो एग्जांपल हमने देखा जहाँ ए में जब 500 रुपये था, अमाउंट ज़्यादा था, तो डिमांड उसकी कम थी और सप्लाई ज़्यादा थी, उसके कारण क्या हुआ, वो कमोडिटी सरप्लस हो गई मार्केट में, जिसके कारण उसकी वैल्यू कम हुई। सेकंड हमने देखा, जब कमोडिटी की वैल्यू कम थी तो उसकी डिमांड हो गई ज़्यादा। अब डिमांड ज़्यादा होने के कारण जो उसका सप्लाई थी वो थी यहाँ कम, उसके कारण क्या हुआ, मार्केट में उस कमोडिटी की शॉर्टेज हो गई, शॉर्टेज होने के कारण उसका प्राइस ऊपर की तरफ गया। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम तीसरा देखते हैं, पॉइंट सी। पॉइंट सी में क्या है, जब बॉक्स की वैल्यू 300 है। अब इस केस में क्या हो रहा है कि डिमांड है 12 बॉक्सेस की और जो सप्लाई है वो भी 12 बॉक्सेस की है, तो इस स्टेट ऑफ मार्केट को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं, जहाँ पे डिमांड जितना हो रहा है उतना ही सप्लाई हो रहा है। और इसमें क्या होगा, जो प्राइस होगा वो न्यूट्रल रहेगा, ना तो वो ऊपर जाएगा और ना ही वो नीचे आएगा। We could try other prices, but we can easily see that equilibrium price is 300. At 300, consumers desire demand exactly equal producer production. हम बाकी प्राइसेस भी देख सकते हैं 400 और 100, बट हम यहाँ पर देखें जो 300 प्राइस था, उस प्राइस के कारण जो है वो डिमांड है वो सप्लाई के बराबर हो चुकी है, जिसके कारण मार्केट में इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया है और उस कमोडिटी का प्राइस भी न्यूट्रल हो गया है। अब ना तो वो प्राइस हाइक होगा और ना ही वो प्राइस लो होगा। Only at rupees 300 will consumers and suppliers both be making consistent decisions। सिर्फ इसी प्राइस पे क्या होगा कि कंज्यूमर भी हैप्पी रहेंगे और सप्लायर्स भी हैप्पी रहेंगे और उनके जो डिसीजंस होंगे वो सेम होंगे, क्योंकि कंज्यूमर भी उसी प्राइस पे ख़रीदना चाहता है और सप्लायर भी उस कमोडिटी को उसी प्राइस पे बेचना चाहता है। ऑल्सो थैंक्स फॉर द लव एंड सपोर्ट यू आर शोइंग टू अस। बट बहुत से बैंकर्स जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। A market equilibrium comes at a price at which quantity demanded equals quantity supplied। अब मार्केट इक्विलिब्रियम कब आता है कि जब क्वांटिटी डिमांडेड बराबर होगा किसके, क्वांटिटी सप्लाइड के। एट दैट इक्विलिब्रियम देर इज़ नो टेंडेंसी फॉर द प्राइस टू राइज और फॉल। अब उस इक्विलिब्रियम पे जो प्राइस होगा ना तो वो बढ़ेगा और ना ही वो गिरेगा।
द इक्विलिब्रियम प्राइस इज ऑल्सो कॉल्ड द मार्केट क्लियरिंग प्राइस। अब इस इक्विलिब्रियम प्राइस को हम किस नाम से भी जानते हैं? मार्केट क्लियरिंग प्राइस। इंपॉर्टेंट है, इक्विलिब्रियम प्राइस को हम किस नाम से जानते हैं? मार्केट क्लियरिंग प्राइस। This denotes that the supply and demands orders are filled, the books are cleared of orders and demanders and suppliers are satisfied। अब इससे हम क्या समझते हैं मार्केट क्लियरिंग प्राइस से? कि जो सप्लाई और डिमांड के जो ऑर्डर हैं वो पूरे हो चुके हैं, जो बुक्स हैं वो क्लियर हैं, और जो डिमांड करने वाले हैं और सप्लाई करने वाले हैं वो इस प्राइस से सेटिस्फाइड हैं। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। हमने पहले इक्विलिब्रियम पढ़ा सप्लाई और डिमांड के बारे में कि इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है, फिर उसको एग्जांपल से देखा कि जब प्राइस ज़्यादा था तो क्या हो रहा था मार्केट में, और जब कम हो रहा था तो क्या हो रहा था। फिर एक जो बीच में प्राइस था जहाँ पे डिमांड और सप्लाई बराबर थी, उसमें जो मार्केट की स्टेट है वो इक्विलिब्रियम पे आ गई थी। और अब मार्केट इक्विलिब्रियम को एक और नाम से जानते हैं, वो है मार्केट क्लियरिंग प्राइस। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। लेट अस गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, इक्विलिब्रियम विद सप्लाई एंड डिमांड कर्व्स। अब हमने पहले देखा जो डिमांड कर्व था वो ऐसे बना था, और जो सप्लाई कर्व था वो ऐसे बना था। ये डिमांड कर्व था, ये सप्लाई कर्व था। अगर आपको पिछले आपने 2 वीडियोस देखी हैं तो आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी कि डिमांड कर्व कैसा बनता है और सप्लाई कर्व कैसा बनता है। वी ऑफन शो द मार्केट इक्विलिब्रियम थ्रू ए सप्लाई एंड डिमांड डायग्राम। वी फाइंड द मार्केट इक्विलिब्रियम बाय लुकिंग एट अ प्राइस एट विच द क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स टू क्वांटिटी सप्लाइड। मार्केट इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि क्वांटिटी डिमांडेड बराबर होता है क्वांटिटी सप्लाइड के। अब इसको हम एक ग्राफ से देखेंगे। द इक्विलिब्रियम प्राइस कम्स एट द इंटरसेक्शन ऑफ सप्लाई एंड डिमांड कर्व्स एट पॉइंट सी। सो ये वो, अब जैसे हमने पढ़ा था, ये है लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड कर्व है, और ये है सप्लाई कर्व। इन दोनों को हमने उस टेबल से यहाँ डिमांड और सप्लाई कर्व को इकट्ठे बनाया गया है टेबल में कि 500 जब वैल्यू थी तब क्या था, जब किसी कमोडिटी की वैल्यू 500 थी वहाँ क्या था, वो डिमांड जो थी वो कम थी और सप्लाई थी वो ज़्यादा थी, तो मार्केट में क्या हो गया था, वो कमोडिटी सरप्लस में चली गई थी। वही जो हमने देखा कि जो कमोडिटी की वैल्यू 200 थी वहाँ डिमांड जो थी वो ज़्यादा थी और सप्लाई कम थी, तो कमोडिटी क्या हो गई थी, शॉर्टेज में चली गई थी। बट जब वैल्यू उस कमोडिटी की 300 हुई तो वहाँ एक पॉइंट पर आके, जो इस कर्व में सी से दिखाया गया है, इस पॉइंट पे आके डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई हो गया, और इस पॉइंट को हमने क्या कहा, इक्विलिब्रियम पॉइंट। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे डिमांड हो गई सेटिस्फाइड और सप्लाई भी हो गई सेटिस्फाइड। इस पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट को हम क्या कहते हैं, मार्केट क्लियरिंग प्राइस। सो आई होप आपको थ्योरी और इसका ये डायग्राम समझ आया होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो समझ आई है तो प्लीज़ मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस विद योर कॉलीग्स। ऑल्सो आप कमेंट भी करके हमें बता सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो।